नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कक्षा में, जिस कक्षा का नाम है बैक बेंडिंग और बैक बेंडिंग से समस्त विषय वस्तु। जिन विषय वस्तुओं के विषय में आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ विषय पर चर्चा आरंभ करें, क्योंकि अपने अपने समय के अनुसार सभी लोग जुड़ जाएंगे। जो भी आपकी बातें होंगी आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, ताकि कोई परेशानी ना हो और हम लोग इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से शूट कर पाए और बैक बेंडिंग की कक्षा कैसे लें और किस प्रकार से उसे अपने डे बाय डे जीवन में उतारें, इस विषय को आज हम समायोजित कर लेंगे, समझ लेंगे। मैं आप सभी के समक्ष कुछ बातें बताऊंगा और उन बातों के अनुरूप फिर मैं आपको आज हमारे साथ में हमारे महत्वपूर्ण योग अध्यापक आदरणीय विश्वास त्यागी जी भी उपस्थित हैं। उनके साथ में हम लोग कुछ बैक बेंडिंग और बैक बेंडिंग कैसे करें वो या कैसे कराएं क्लाइंट्स को, वो चीजें मैं आपको लाइव दिखा के बताऊंगा कि कैसे हेल्प करना है। सबसे पहले मैं आपके समक्ष एक वीडियो शेयर करता हूं। थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेते हैं एनाटॉमी के विषय में कि आखिर ये कैसे बैक बेंडिंग की कक्षा प्लान की जाती है। दो तीन बातें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब आप कक्षा लेने जाते हैं, किसी भी समय जब आप कोई कक्षा लेने जाते हैं, तो आप बहुत आश्वस्त रहिए कि आप किस विषय की कक्षा आज लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, पॉइंट नंबर 1 इसे माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी दिन सपोज कीजिए कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग की कक्षा लेने जा रहे हैं या बैकवर्ड बेंडिंग से संबंधित कक्षा लेने जा रहे हैं या इस तरीके की कोई भी कक्षा लेने जा रहे हैं, तो आपको बहुत क्लियर होना है कि किन आसनों का चयन करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल किताबों में इन आसनों से संबंधित बहुत सारी बातें नहीं मिलेंगी आपको कि आप इन आसन को कराएं, इन आसन को ना कराएं। और बहुत हद तक ये ट्रेनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन मसल्स, मांसपेशियों को जाने समझे और जानने समझने के उपरांत ही आसनों का चयन करे। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, एनाटॉमी जब आती है तो हर व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिर ये बैक बेंडिंग का स्वरूप समझे कैसे, क्या है बैक बेंडिंग, क्या है फॉरवर्ड बेंडिंग, क्या है स्पाइन ट्विस्टिंग, है ना। इन सारी विषय वस्तुओं को यदि आपको जानना समझना है तो आपको बहुत हद तक एनाटॉमी जानना बड़ा जरूरी है। अब आप ये समझिए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है और उसकी जितनी भी कशेरुक दंड होती है, यानी कि जो पूरी की पूरी स्पाइन, जिसे मेरुदंड भी बोला जाता है, आखिर वो है क्या, दिखती कैसी है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है या फ्लूइड जैसी जो संरचना होती है वो क्या होती है, कॉर्ड और मेरुदंड में क्या डिफरेंस है, साथ में कॉर्ड से कितने प्रकार की जो प्राणवाही वाहिकाएं हैं वो निकलती हैं और वो किन किन अंगों पे प्रभाव डालती हैं, किन आसनों का इम्पैक्ट होता है और किन आसनों को कराना चाहिए, किन आसनों को नहीं कराना चाहिए। यदि कराएं भी, यदि हमें मान लीजिए अनिवार्य है इस आसन को कराना और वो व्यक्ति उस आसन के अनुरूप है नहीं, लिहाजा आप उन आसनों को किस हैक्स के माध्यम से, हैक्स का मतलब है किन तरीकों के माध्यम से आप उन आसनों को समायोजित कर सकते हैं। अब मैं आपके समक्ष एक वीडियो शेयर करता हूं, उस वीडियो को देखिए। थोड़ी सी बातें आप उन वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप देखिए, ये एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी मेरुदंड आपको दिख रही है। जब आप मेरुदंड को थोड़ा करीब से देखेंगे, इसे अगर हम आपके समक्ष लेके आते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ हड्डियों की संरचनाएं हैं जो मिलके एक पूरी की पूरी यस नुमा संरचना बना रही है। सबसे लोअर हिस्से पे अगर आते हैं, जो कि लंबर का हिस्सा है, तो लंबर के हिस्से में दो वर्टिब्रीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है और साथ में स्पाइनल नर्व्स होती है ना। अब अगर हम इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को बाहर निकाल दें तो हमारे पास में एनालस दिख जाएगा, जो बाहरी आवरण है, और साथ में न्यूक्लियस प्रोपल्सन्स दिखता है, जो कि आपके शरीर में, आपके स्पाइन में गद्दे जैसी संरचना क्रिएट करता है। जब ये अतिशय मात्रा में दब जाता है तो ये बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है या ये थोड़ा सा डिस्क से बाहर की तरफ जाता है। लिहाजा एक अतिशय मात्रा में पेन और टेम्पटेशंस फील होनी शुरू हो जाती है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा भाग है। यानी कि आपके समस्त शरीर के और पैरों में होने वाले दर्द का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये क्रिएट कर देता है। अब इसी हिस्से को किस प्रकार से हमें टैकल करना है, ये हमें सीखना है कि आखिर इस हार्निएटेड डिस्क की कंडीशन में बैक बेंडिंग का क्या स्वरूप होना चाहिए। अगर डिस्क हार्निएटेड हो चुकी है या मान के चलिए जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका जो न्यूक्लियस प्रोपल्सन्स है वो प्रोलप्स जो है वो कितना कम हो गया है, जो गद्दे नुमा संरचना है, आखिर उसको बढ़ाना हो तो
उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास में। इसी संदर्भ में मैं आपको एक और थोड़ी सी एक और लिंक दिखाता हूँ, आप इसको देखिए तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। सामान्यतः जो कमर में दर्द होता है ना, उस कमर के दर्द का अगर प्रारूप देखा जाए तो ये है आपकी कशेरुक दंड। कशेरुक दंड को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अंदर से जो है ना वो एक गुच्छे जैसी संरचना, कई सारी संरचनाओं का एक बंडल निकल के चलता है, और यही बंडल आपके शरीर के अंदर प्राणवाही संस्थान के तौर पे जाना जाता है, जो योग शास्त्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो चीज आती है वो है ये पूरी की पूरी मसल्स। ये जो मसल्स आपके समक्ष दिख रही हैं, यही मसल्स बैक बेंडिंग में हेल्प करती है ना। और ये लिगामेंटियस स्ट्रक्चर जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम अपने बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनों का चयन कर पाते हैं। वास्तविकता में ये इस प्रकार मूवमेंट में आती है, जैसे भुजंग आसन जब आप लगाएंगे या शशांक आसन जब लगाएंगे तो उस कंडीशन में। लेकिन जब आप भुजंग आसन या शशांक आसन लगा रहे होते हैं, उस दौरान इन जो स्पाइन की ये जो स्पाइनल नर्व्स है इसमें, और साथ में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, जो कि हर्निएटेड हो सकती है या होने की संभावना होती है, या बीएमडी कम है यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम है, तो ये कहीं ना कहीं दब जाती है, और इसी दबाव के कारण से शरीर में दर्द होना या सामान्यतः बैक पेन तो बहुत लाजमी है। आजकल देखेंगे तो आप तो 80% योगा टीचरों में भी बैक पेन है, और इस बैक पेन का कारण क्या है? सही तरीके से सारी मसल्स का पूर्णतया इस्तेमाल न कर पाना। और यही मेरु रज्जु से निकलने वाली जो तमाम प्राणवाही वाहिकाएं हैं, ये समस्त शरीर में टेम्पटेशंस क्रिएट कर देती हैं, जिसमें लोअर बैक में पेन होना, साथ में शरीर में पेन होना, और विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू होती हैं। इसके बाद एक्सरसाइज का पूरा प्रक्रम शुरू होता है, और यही एक्सरसाइज का प्रक्रम आपको बताता है कि आखिर किस प्रकार से आप इन आसनों का समामेलन कर सकते हैं। तो आपको ये चयन करना है, आपको ये समझना है कि आखिर कैसे आप इन इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क को समझ सकते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप इससे और कोरिलेट कर पाएंगे। ये वीडियो भी आपको बताएगा बेसिकली कि किस प्रकार आप अपने जो शारीरिक हड्डियां हैं, जो ऐसी हड्डियां हैं जिन हड्डियों के माध्यम से हमारी शरीर बहुत हद तक काउंटर होती है, बहुत हद तक कंट्रोल होती है, उसे कैसे समझना है। अगर मान लिए, अगर मैं आपकी इस हड्डी को थोड़ा सा पीछे से देखिए आप, अगर इस हड्डी को मैं बीचों बीच में से काट दूं तो आप देखिए ये इस तरीके की काट, आप देख रहे हैं ये जो हड्डी का ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ऑसिफिकेशन सेंटर में, यानी कि जो दिन प्रतिदिन आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, उन्हीं भोज्य पदार्थों में जो कैल्शियम आता है, वो कैल्शियम इनका इनका अनुरक्षण कर सकता है। और आप कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे भागते हैं, कहाँ सोते हैं, ये भी इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आपको ये भी समझना होगा कि आखिर बोन मिनरल डेंसिटी क्या है, और किस प्रकार से ये आसनों के प्रारूप का चयन करना चाहिए हमें, ताकि ये ठीक हो। ठीक, साथ में ये जब हम आगे पीछे मूवमेंट कर रहे होते हैं, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो बेसिक न्यूक्लिक एसिड जो है ना, जो ये न्यूक्लियस जैसा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर इम्पैक्ट आना तय है। और ये इम्पैक्ट कई बार इतना हो जाएगा कि ये साइड में जाके आपकी इन वाहिकाओं को, प्राणवाही वाहिकाएं जो है, इनको दबा देगा, और इनके दबते ही शरीर में तुरंत, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो हिस्से होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी मेरु रज्जु आती है और मस्तिष्क आता है, और पेरिफेरल में मेरु रज्जु से निकलने वाले तमाम वहिकाएं हैं जो समस्त शरीर में जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यदि कोई भी हिस्सा प्रताड़ित हुआ तो डेफिनेटली पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पूरा हिस्सा जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आपको फिर दर्द झेलना तय है, और ये दर्द ऐसा दर्द हो सकता है जिसकी परिकल्पना आप सामान्य अपने जीवन प्रणाली में कर ही नहीं सकते। ये कुछ वो बातें हैं जिन बातों को समझ के, जान के, बुझ के आप बैक बेंडिंग की कक्षा को आप और आसान बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ आसनों का चयन कैसे करें और किस प्रकार से आप अपनी कक्षा को और सुनियोजित बना सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जितना हो सके, अगर किसी को बैक पेन है तो बैक पेन के लिए आपको प्रॉप्स यूज करना चाहिए। प्रॉप्स में योगा व्हील हो गया, ब्रिक्स हो गया, योगा बॉल हो गई, चेयर्स हो गई, और अन्य विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बैक पेन नहीं है और आपको एडवांस बैक बेंडिंग सीखनी है, तो कैसे सीखते हैं, आज का विषय वस्तु हमारा मुख्यतः यही है। तो मैं आपको ये जो वीडियोस अभी तक दिखा रहा था, इसके पीछे क्या कारण था आप समझ रहे हैं?
इसके पीछे एक ही कारण था, वो कारण ये था ताकि आप कहीं ये ऐसा ना हो आपके साथ में कि आप इन दर्द से या इस प्रकार के दर्द को अपने शरीर में ले बैठे और जो क्रियाकलाप आपको करना था उन क्रियाकलाप को आप समझ ही ना पाए, लिहाजा वो दर्द क्रिएट हो जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हद तक, ये कक्षा उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो लोग बैक बेंडिंग को थोड़ा सहायतार्थ सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बैक बेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि कैसे बैक बेंडिंग की कक्षा को समायोजित किया जा सकता है। आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे सहयोगी अध्यापक विश्वास त्यागी जी से। बहुत बहुत स्वागत है विश्वास त्यागी जी आपका। आभार सर आपका। आइए थोड़ा सा लोग बैक बेंडिंग से संबंधित कुछ बेसिक शुरू करते हैं। बैक बेंडिंग में सबसे पहली जो चीज है वो है भुजंगासन। भुजंगासन में आपके समक्ष त्यागी जी जा रहे हैं। भुजंगासन देखिए बहुत सामान्य प्रोसेस में माना जाता है। अगर आपको दोनों हाथ अगर आप साइड में रखते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते चलते चले जाते हैं, हाथ को साइड में रखिए, सामान्य भुजंगासन। अब देखिए लोगों में गलती क्या होती है, लोग भुजंगासन लोग भुजंगासन कैसे करते हैं, सीधा यहाँ गए और यहाँ से ऊपर की तरफ आ गए, ये डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट का मतलब आप 90 डिग्री पे मुड़ गए और फिर आप मुड़ते चलते चले आए। अगर आपको वास्तविकता में अगर भुजंगासन को अच्छे से समझना है तो आपको पहले इस हिस्से को, यानी कि जो आपकी थोरैसिक रीजन का जो हिस्सा है, ये इस हिस्से को नीचे की तरफ दबाना होगा। लंबर बाद में यूज की जाती है, यानी कि थर्ड हिस्से में लंबर का प्रयोग किया जाता है, प्रथम हिस्से में लंबर का प्रयोग नहीं होता है। प्रथम हिस्से में तो आपको सर्वाइकल ऊपर की तरफ खींचनी है और थोरैसिक अंदर की तरफ पुश करना है। एक बार फिर से भुजंगासन हम लगाएंगे, देखिए देख रहे हैं लंबर का प्रयोग यहाँ पे कम है, थोरैसिक में ज्यादा गड्ढा है, यानी यहाँ पे ज्यादा गहराई है। अब धीरे धीरे पूरा ऊपर की तरफ आएंगे। अब ऊपर की तरफ जब आप आएंगे तो आपके पास स्पेस मिलता चला गया और फिर आप अपने पूरे के पूरे इस हिस्से को, यानी कि जो आपका सर्विक्स का हिस्सा है और आपका थ्रोट का जो हिस्सा है, लैरिंक्स फायरिंग्स का हिस्सा है, इसका प्रयोग करेंगे। कई बार क्या होता है, जब सामान्यतः हम लोग बैक बेंडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे गर्दन में खिंचाव आना तय है, ये गर्दन का हिस्सा खींचेगा। साथ में हमारे पेट का हिस्सा भी बहुत बुरी तरीके से खींचता है। पेट अपर जो बॉडी है, ये अपर हिस्सा जो पेट का है, ये भी खींचना तय है। इस खिंचाव को कंट्रोल कर सके इसके लिए आपको पहले एब्स मजबूत करना चाहिए, यानी कि जितना हो सके आप पर्वतासन और भुजंगासन की श्रेणी को फॉलो कीजिए। जब आप इस श्रेणी को फॉलो कर लेंगे तो पेट का हिस्सा जो है वो बहुत हद तक ताकतवर हो जाएगा, लिहाजा बैक बेंडिंग में आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं फिर से एक बार भुजंगासन दिखाता हूँ, आप देखिए। भुजंगासन की ये कंडीशन, धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ जाना है, धीरे धीरे बहुत स्थिरता पूर्वक गर्दन ऊपर की तरफ लेके चलते चले जाए और जितना हो पेट अंदर होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको जैसा बताया। फिर हाथ धीरे धीरे पीछे की तरफ वॉक कराते हुए इसे पीछे की तरफ ले जाइए, जितना हुआ। अब इससे ज्यादा आपको नहीं मुड़ना चाहिए, ये अपनी एक्सट्रीम कंडीशन है जहां पे आप मुड़ चुके हैं। अब इसी श्रेणी में आपको थोड़ा एडवांस वर्जन लाना है तो आपको पैर को मोड़ना है और फिर पैरों को ऊपर की तरफ आप लेके आ सकते हैं। दैट इज सो इजी अगर आप इसका अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे वापस जाइए, काउंटर पोज की कंडीशन में आपको आना है और काउंटर पोज में आके आप चाहें तो पर्वतासन कर सकते हैं। भुजंगासन का काउंटर पर्वतासन है। पर्वतासन की कंडीशन में आइए, देखिए भुजंगासन का ये काउंटर पोस्चर है। पर्वतासन में आप शोल्डर को जितना ओपन कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। शोल्डर ओपनिंग यानी कि स्कैपुला आपको बाहर की तरफ खींचिए, स्कैपुला बाहर की तरफ होना चाहिए और गर्दन अंदर की तरफ, हिप बिल्कुल टाइट, पंजे जमीन से, हील्स आपकी जमीन से लगी हुई होनी चाहिए और छाती अंदर की तरफ होनी चाहिए। वापस से कंटिन्यू करेंगे भुजंगासन, इस बार फिर से एक बार ऊपर की तरफ कंटिन्यूटी। आप देखिए ध्यान से, बैक बेंडिंग के लिए ये 4-5 बेसिक हैक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। वापस धीरे धीरे यहाँ से आप मुड़ते हुए चलते चले आ रहे हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन है। स्लोली स्लोली आप वॉक करेंगे और वापस आइए धीरे धीरे। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ जो आपको जानना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है हाथ को पकड़ के। अगर आप ट्रेनर हैं, बताओ ट्रेनर आप कैसे हाथ को पकड़ के यूज कर सकते हैं, वो देखिए। सबसे पहले आप नीचे नीचे की तरफ से अपने क्लाइंट का या आप अपने जिनको भी योग सिखा रहे हैं उनका हाथ पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे स्ट्रेट करते चलते चलिए। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और आप सीधे खड़े हो जाए और फिर धीरे धीरे हल्का हल्का यहाँ से बेंडिंग शुरू करें। देखिए ध्यान दीजिए, लंबर का हिस्सा जो है वो उतना ज्यादा नहीं मुड़ रहा है जितना कि आपको थोरैसिक और शोल्डर को यूज करना है। शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, दैट इज सो इजी। इसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ चलते चले आएंगे और फिर काउंटर करते हुए आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जब इस कंडीशन में आप पहुंचेंगे, हाथ टाइट कीजिए, गर्दन ऊपर की तरफ, ये कंडीशन हो चुकी है। अब आप धीरे धीरे बैक ओपनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, रिलैक्स।
ये एक कंडीशन हो गई। फिर आप जाके काउंटर पोस्चर के लिए थोड़ा सा प्रेशर जरूर दे दें, ताकि ये जो मैंने आपको भी न्यूक्लियस प्रोपल्सन्स दिखाया है वो क्रिएट ना हो। लिहाजा आप अपने स्पाइन को या अपने मित्र या अपने क्लाइंट की स्पाइन को थोड़ा थोड़ा मसाज जरूर दें। और मसाज कैसे देना है, वो बिल्कुल इस तरीके से, यानी कि जैसे आटा बनाया जाता है ना, आटे के जैसे हाथ अपना बना लीजिए, और फिर बिल्कुल मेन रीढ़ की हड्डी पे आपको, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है या स्पाइन है, उस पे नहीं देना है, उसके किनारे किनारे आपको पहले देना है। जो मसल्स मैंने अभी आपको दिखाया था, उन मसल्स को सपोर्ट दीजिए, फिर धीरे धीरे। तो ये हो गई एक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं भुजंगासन के आधार पे और पर्वतासन के आधार पे बैक बेंडिंग को धीरे धीरे ओपन करना। अब मैं आपको सिखाता हूँ शलभ आसन की पूरी श्रेणी। शलभ आसन की जो श्रेणी है वो कैसे करते हैं। दोनों हाथ तो सबसे पहले जमीन के अपने थाइस के नीचे लगाइए। बहुत सामान्य क्रम में चलना है इस आसन को करने के लिए। फिर एक पैर ऊपर की तरफ उठाइए, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं कोशिश कीजिए। जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये साइड की तरफ आप उठते हुए चलते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, सीधा उठाना है। देखिए नीचे कीजिए। जब आप शलभ आसन लगाएंगे तो आपका जो इम्पैक्ट एरिया है, जो दर्द होगा, वो सबसे ज्यादा इस हिस्से में होगा, जो आपके बिल्कुल पेल्विस रीजन के अपर हिस्से में है, जो अपर ग्रिडल है, यहाँ पे होना तय है दर्द का। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा पैर उठाना है। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे उठाएं, बहुत आराम से। ये कोशिश कीजिए जितना आप उठा सके। अगर 45 एंगल आप लेके आ पा रहे हैं, दैट इज फार बेटर। अगर आप इसको 90 डिग्री तक लेके आ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको हेल्प करनी होगी आपके क्लाइंट की। आप चाहे, यदि आप अपने ताकत से लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं, नहीं तो आप थाइस को पकड़ के यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे पेल्विस ग्रिडल को ओपन कीजिए, रिलैक्स कीजिए। कभी भी शलभ आसन को एक ही बार में नहीं लगा देते हैं। शलभ आसन को लगाने के लिए आपको पेल्विस ग्रिडल का संपूर्ण सुनियोजन करना बड़ा जरूरी है। सामान्यतः देखिए क्या है, कुछ लोगों की प्राकृतिक बैक बेंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिन लोगों की प्राकृतिक बैक बेंडिंग अच्छी नहीं है, वो लोग कैसे इन आसनों का अभ्यास करें, वो बड़ा जरूरी है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, जो आसन तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। आप में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन उनको दर्द बहुत ज्यादा। इन दर्दों का होना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपने उन सारे स्वरूप का सही नियमन नहीं किया है, जिन नियमन के आधार पे बैक बेंडिंग आगे बढ़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ पुनः एक बार। धीरे धीरे एक पैर ऊपर की तरफ उठाइए। ये अब यहाँ पे मेरा हाथ देखिए कहाँ है, ये नीचे की तरफ पुश कर रहा है और पैर ऊपर की तरफ पुश होता चला चला जा रहा है। रिलैक्स कीजिए। फिर इसी तरीके से दूसरे पैर को भी हमें ऊपर उठाना है। सामान्य जब आप इन दोनों पैरों को वन बाय वन 5 से 10 सेकंड तक आप ऊपर उठा लेते हैं, फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश शुरू होगी। और इसके लिए आपको जाना होगा पीछे अपने क्लाइंट के पास में, और आराम से दोनों पैरों को ऐसे सहारा दीजिए और पकड़ लीजिए, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप लेके जाके और शलभ आसन पूर्ण शलभ लगवा दीजिए, नहीं। आप चाहेंगे तो पहले अर्ध शलभ, ये कंडीशन है अर्ध शलभ आसन की अवस्था, यहाँ तक आप पहुंचाइए जितना हो सके। रिलैक्स कीजिए। इसके सपोर्ट में इसका काउंटर क्या है, विपरीत नौकासन। दोनों हाथ सामने की तरफ फैला लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, धीरे धीरे दोनों पैर पीछे की तरफ उठाएंगे। विपरीत नौकासन इसके साथ जरूर करें। इससे क्या होगा कि जो अपर अपर जो आपकी इसोफेगल लेयर, रिलैक्स कीजिए, जो इसोफेगल लेयर है, इसोफेगल लेयर में इंपैक्ट ना आए, वो खींचे ना, बहुत ज्यादा खिंचाव ना हो, या पेट में अत्यधिक खिंचाव ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी ये जो अपर अपर रीजन है, जो लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, यहाँ पे कोई खिंचाव हो जाए जिसके कारण से आपको पेन हो। लिहाजा आपको इसके साथ में विपरीत नौकासन जरूर करना है शलभ आसन के साथ। अभी शलभ आसन के काउंटर पोजेज में अगेन पर्वतासन की कई सारी सीरीज हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा विपरीत नौकासन जरूर करें पूर्ण शलभ लगाने से पहले। अब जब आप धीरे धीरे इन अभ्यास को 5 दिन 10 दिन करना शुरू कर देते हैं, तो 8वें 9वें दिन आप इसको इसी पूर्ण शलभ आसन को कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको दर्शित करता हूँ। उठाए, दोनों पैर उठाए, दोनों हाथ थाइस के नीचे, बहुत स्थिरता पूर्वक आपको ऊपर की तरफ शरीर को लेके जाना है। जितना हो सके अपने पेल्विस रीजन को आप ऊपर की तरफ उठा लीजिए, और आप चाहें तो अपने थाइस को यहाँ लगा सकते हैं ताकि सपोर्ट जनरेट हो। अब घुटने से पैर को धीरे धीरे मोड़ना है, धीरे धीरे मोड़ते चलते चलते चले जाएं, और फिर ये पूरी तरीके से इस शलभ आसन यहाँ पे लग के तैयार हो जाता है। स्थिरता पूर्वक
रिलैक्स करा लीजिए। जब आपने क्या किया, आपने सामान्यतः थाइस पे अपने पैरों का सपोर्ट दिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए किसी भी कक्षा को लेने के लिए सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनर का टच बड़ा जरूरी है। ट्रेनर का टच होने का मतलब ये है कहाँ पे आप पकड़ रहे हैं वो बड़ा जरूरी है। मैंने जब ये पैर यहाँ पे पकड़ा था तो मैंने मेरा अंगूठा जो था वो एक हिस्से पे दबाव क्रिएट कर रहा था। ये हिस्सा कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा है आपके पैर का वो हिस्सा जहां पे आपकी साइटिका नर्व आती है। साइटिका जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करती है आपके स्पाइन और स्पाइन से संबंधित कॉर्ड में। तो आपको बहुत फोकस होके काम करना है, कहाँ पे कितना प्रेशर क्रिएट करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पूर्ण शलभासन की ये एक बेसिक टेक्निक थी जो मैंने आपको समझाई कि जब आप भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन लगा रहे हो तो उस कंडीशन में आप ये आसन करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राज कपोत और पूर्ण राज कपोत आसन की कंडीशन। राज कपोत आसन की कंडीशन में आएंगे, धीरे धीरे भुजंगासन से ही आप ऊपर की तरफ जाएं, एक पैर सामने की तरफ लेके आइए और फिर सीधा बैठना सीखिए, वो बहुत जरूरी है। सीधा बैठने का मतलब ये है कि आपको लंबर से कम मुड़ना है, थोरैसिक यानी कि छाती का ये हिस्सा अपर पार्ट बहुत ज्यादा भागेगा सामने की तरफ, और शोल्डर को ओपन करना सीखिए। शोल्डर देखिए कायदे से छाती के बराबर शोल्डर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में लगभग 4 से 4.5 इंच शोल्डर पीछे की तरफ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शोल्डर ओपनिंग बहुत जरूरी है किसी भी बैक बेंडिंग से संबंधित आसन। गर्दन बिल्कुल सीधी और इसके बाद धीरे धीरे गर्दन ऊपर की तरफ उठेगी जब पैर ऊपर आएगा। अब इसी हिस्से को आप ऊपर की तरफ लेके जाइए। बहुत सारे लोगों को यहाँ जाने के बाद पेन शुरू हो जाती है। यहाँ क्यों? क्योंकि इस हिस्से में पेन होना तय है। आपको क्या करना है, धीरे 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 शोल्डर जब तक ओपन नहीं रहेगा आपका तब तक आप पीछे नहीं जा सकते हैं। कालांतर में स्थिरता पूर्वक धीरे धीरे आप लेके जाइए, गर्दन खोलिए और फिर पूर्ण शलभासन पूर्ण राज कपोतासन की कंडीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये इतनी भी हो सकती है कि आप इसमें यहाँ पे हील्स लेके आ सकते हैं, इसको और पीछे लेके जा सकते हैं। काउंटर कीजिए, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। तो ये 3 आसनों की श्रेणी मैंने आपको बता दी है। ये 3 वो महत्वपूर्ण आसन है जिन आसनों के आधार पे आप बैक बेंडिंग ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है जिसके शरीर में बैक पेन है, जो बहुत हद तक बैक पेन से प्रताड़ित है, परेशान है, उसको सपोर्ट कैसे दिया जाए। सपोर्ट सिस्टम में मैं आपको बातें बताता हूँ कि सपोर्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। एक पैर ऊपर उठाइए और दूसरे पैर से सहारा दीजिए, ये इसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। आपने बैक बेंडिंग को महत्वपूर्ण माना और आपने पैर उठाया भी, उठाने में दर्द होना तय था, इसके लिए आपने एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। ये सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, आपके शरीर में जो असहनीय पीड़ा हो रही थी उसको कम कर देगा और पैरों की वजन को दूसरा पैर झेल लेगा। लिहाजा बैक बेंडिंग से जिस लाभ को आप प्राप्त करना चाहते थे वो लाभ बहुत इजीली आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो ये सिस्टम हो गया सपोर्ट सिस्टम। दूसरा होता है, रिलैक्स कीजिए, धनुरासन का सपोर्ट सिस्टम। धनुरासन में दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, पीछे से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए सामान्यतया, बस। ये अर्ध मतलब पूर्ण धनुरासन की कंडीशन नहीं, अर्ध धनुरासन की। जिसके शरीर में पेन है और जिसको चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने आप को योग्य बनाए, तो आप इस धनुरासन की कंडीशन को क्रिएट करा सकते हैं। गर्दन ऊपर की तरफ, धीरे धीरे बहुत स्थिरता पूर्वक आप ऊपर की तरफ उठाते हुए चलते चलते चले जाएंगे और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं ले जाइए। रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये 5 श्रेणियां मैंने आपको बता दी बैक बेंडिंग की, जो महत्वाकांक्षी पोजेस मानी जाती है। और इन्हीं महत्वाकांक्षी पोजेस के आधार पे आप डिम्बासन तक की कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। बैक बेंडिंग में चक्रासन की कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, पूर्ण चक्रासन की कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये कैसे होता है, ये अंतिम आसन मैं आपको करके दिखाता हूँ जो कि चक्रासन और डिम्बासन की कंडीशन में है। आइए डिम्बासन की कंडीशन में आएंगे। डिम्बासन कैसे लगता है वो देख लीजिए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। डिम्बासन के लिए आपको अपने स्थान पर खड़ा होना है, पूरी तरीके से स्थिरता पूर्वक खड़े हो जाए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाइए, स्थिरता पूर्वक श्वास छोड़िए, एक्सेल करते हुए चलते 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 चले आए और फिर आइए नीचे की तरफ। जब आप नीचे आ जाएंगे फिर अपने हाथ को अपने पैरों के पास लेके जाना है और जितना आप आगे की तरफ लेके जाएं, कंट्रोल सिस्टम बड़ा जरूरी है, पेट में ताकत होनी बहुत जरूरी है, स्पाइन की कॉर्ड बहुत ताकतवर होनी चाहिए और फिर हाथ ऊपर की तरफ जाएगा जो कि डिम्बासन को पूर्ण करता है। धीरे धीरे हाथ ऊपर की तरफ लेके जाइए, स्थिरता क्रिएट करे रहेंगे अपने अंदर और ये होता है डिम्बासन की कंडीशन। रिलैक्स कीजिए, वापस आइए धीरे धीरे कंडीशन में। और फिर अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या कीजिए स्थान लीजिए। अब मैं कुछ बातें आपको जो बताता हूँ वो समझिएगा।
कुछ बातों में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको करना क्या है। करने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे आसनों को का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप जाइए अपने दीवार के पास में रखी हुई किसी भी दीवार के पास आप जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप दीवार समझिए, जैसे मेरे पीछे ये दीवार है जो थोड़ी सी संरचनात्मक है। अब हमें क्या करना है कि अपने इस दीवार के सहारे अपने हाथ को पकड़ने की कोशिश करना है, यानी कि दीवार को पकड़िए आप अपने दोनों हाथों से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ, अब जब आप पीछे की तरफ जाएंगे और दीवार को पकड़ेंगे तो प्रतिदिन अगर आप ये अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे ये अभ्यास शुरू करेंगे तो बैक बेंडिंग क्या होगी कि धीरे धीरे ओपन होनी शुरू हो जाएगी। साथ में आप चाहे तो ब्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रिक्स को सहारे के तौर पे लगाइए। बैक साइड में आप चाहे तो व्हील का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन धीरे धीरे व्हील अपने आप को ओपन करना शुरू कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड बैक बेंडिंग। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप डिम्ब आसन लगाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सारे आसन लगाने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूर है कि यदि आपने थोड़ा सा अभ्यास किया दीवार के सहारे, आपने थोड़ा सा अभ्यास किया व्हील के सहारे, तो डेफिनेटली आप इस श्रेणी में आगे बढ़ते चलते चले जाएंगे। इसी श्रेणी के कुछ और आसन है, जैसे हैंड स्टैंड की कंडीशन है। हैंड स्टैंड में क्या होता है, हैंड स्टैंड में भी बैक बेंडिंग ओपन की जा सकती है। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होती है, आइए मैं समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप मानिए, ऐसे यहां पकड़ेंगे प्लीज। देखिए फॉर एग्जांपल आप मानिए कि आपके पास में कोई दीवार है और आपको क्या करना है, हाथ को इजीली जमीन पे रखना है और ऊपर की तरफ बैक बेंडिंग को ओपन करने की कंडीशन में बता रहा हूं। देखिए आराम से दीवार के सहारे खड़े हो, ठीक है, और फिर एक्सेल कीजिए और अपने पैरों को पीछे की तरफ जितना नीचे ला सकते उतना लेके आइए। एक पैर आपका सीधे रखें और दूसरे पैर से आप टिके हुए रखें। फिर पीछे की तरफ आइए, गर्दन जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाइए, पैरों को सीधा करना सीखिए और फिर हैंड स्टैंड में अपने आप को कंटिन्यू मोड़िए और फिर नीचे रिलैक्स कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो सकता है अगर आप हैंड स्टैंड के माध्यम से अपने आप को मोड़ना चाहते हैं। तो इन सारी कंडीशन में देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, मानिए भुजंग आसन आपने किया तो भुजंग आसन में हो सकता है दर्द हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास वजन ज्यादा है, शारीरिक वजन ज्यादा है, तो हैंड स्टैंड ना कर पाए आप। लेकिन ऐसा जरूर है कि यदि आपने प्रतिदिन भुजंग आसन और पर्वत आसन का अभ्यास किया, ऐसा जरूर है कि प्रतिदिन यदि आपने मानिए इस प्रक्रिया को अपने मस्तिष्क में बिठा लिया कि दीवार के सहारे खड़ा ही होना है, तो धीरे धीरे आपकी ये पूरी संपूर्ण बैक बेंडिंग की ओपनिंग शुरू हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रोसेस है, ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन 1 साल की प्रोसेस हो सकती है। और आप जब धीरे धीरे इस पूरी प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हुए चलते चले जाते हैं तो फिर बैक बेंडिंग बहुत आसान हो जाती है। और जब आसान हो जाती है कोई भी चीज, देखिए शुरुआत में कठिन होता है, और बैक बेंडिंग को ओपन करने के लिए यानी बैक से संबंधित आसनों को ठीक करने के लिए पेट का ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, हाथ का ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है, थाइज मसल्स जो हैं उनका ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और हिप ओपनिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको आज जो जैसा मैंने आपको बताया कि किन किन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से होके अगर आप गुजरेंगे तो आप इस पूरी बैक बेंडिंग की प्रक्रिया को ठीक कर सकते हैं। अब जिसके कमर में दर्द है उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप व्हील और ब्रिक्स और बॉल योगा के माध्यम से बहुत हद तक कमर ठीक रख सकते हैं। अब किसी का अगर कोई सामान्य प्रश्न है तो वो मेरे से ये प्रश्न जरूर पूछे, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। सर नमस्ते। जी जी नमस्कार शिल्पा जी, बताएं। सर मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है, एक्चुअली में मैं बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो कभी मेरे को कुछ झटका आया था, तो उस समय से मैं बैक बेंडिंग नहीं कर पाती हूँ, फॉरवर्ड बेंड इजीली हो पाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू मैनेज दिस, एंड योगा मैं टीचर है तो वो मैं डेमो बता करना ही पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए बैक बेंडिंग में सामान्यतया अधिकतर लोग अपने L1 L2 L3 इनको छोड़ दीजिए, L4 L5 यानी L3 L4 L5 को खत्म कर देते हैं। खत्म करने का मतलब है कि जैसे ही आपने लंबर
3 और 4 पे ज्यादा दबाव दिया, क्योंकि थोरैसिक रीजन पे आप ज्यादा दबाव दे नहीं पाते। एक्चुअल में ये है, थोरैसिक यानी कि जो जस्ट पिछला हिस्सा है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा आप शोल्डर के माध्यम से दबाव क्रिएट कर पाएंगे। जब आप शोल्डर ओपन करेंगे, है ना, तो दबाव क्रिएट होगा, बस इससे ज्यादा आप दबाव थोरैसिक पे नहीं दे सकते। और ये दबाव मस्कुलर दबाव है ना, मतलब आप अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप ताकत का प्रयोग करते हैं लंबर पे, और लंबर का जाना फिर तय हो जाता है। और उन महिलाओं को जिनकी जिनकी शादी हो गई है, जिनके 2-3 बच्चे हैं, उनके शरीर से तो ऑलरेडी कैल्शियम का बहुत बड़ा हिस्सा निकल चुका है। लिहाजा उनको तो और ध्यान देना चाहिए कि किस आधार पे वो बैक बेंडिंग कर रही हैं। सप्त धातुओं का जो सिद्धांत है वो बड़ा लागू होता है इन सारी चीजों पे। सप्त धातु का सिद्धांत भी यही कहता है कि आप अपने शरीर को जितना हो सके रस, रक्त, है ना, मेंस, माद, मज्जा, वीर इत्यादि से सुनियोजित रखें और अपनी ताकत बना के रखिए। एक बात। दूसरी बात यह है, अब खराब हो गया तो क्या करें? तो खराब हो गया तो पहले ये चेक कीजिए कि कौन सा खराब है। L1 खराब है, L2 खराब है, L3 में, क्योंकि ये खराबी का मतलब ये है कि वो प्रोपल्शन से वो जो लिक्विड है ना, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो लिक्विड बाहर की तरफ निकल रहा है। अब वो निकल रहा है ये तो है तय, लेकिन कौन से हिस्से से निकल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब ये पता हो जाएगा, और ये कैसे पता होगा? जब आप आराम से MRI कराएंगी, एक्सरे कराएंगी, तो बहुत क्लियरली वो जो है ना, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो बता देगी कि कहाँ से क्या निकल के जा रहा है। एक बार अगर ये पता लग गया कि ये L1 पे है, L2 पे, L3 पे, L4 पे, L5 पे, कहाँ पे है, पेन का मूल कारण क्या है, तो फिर आप उससे संबंधित आसन, इससे संबंधित आसन क्या हो सकता है? पर्वत आसन की पूरी सीरीज। पर्वत आसन में कई सारे ऐसे आसन हैं, इसके अलावा राज कपोत आसन में कई सारे ऐसे आसन हैं जो आपकी बैक बेंडिंग के इस हिस्से को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑलरेडी हार्निएटेड हो चुकी है, बाहर की तरफ निकल चुकी है, वो व्यक्ति तो कष्ट झेलेगा झेलेगा, उसको कष्ट होना तय है। तो ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए आपको बड़ा जरूरी है कि इस प्रकार के आसनों का अभ्यास ना करें जो आपको बैक बेंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब अगर हो गया है तो थर्ड स्टेप क्या ले? थर्ड स्टेप ये लिया जा सकता है कि अपनी डाइट को सुदृढ़ करें, जितना हो सके अपने आप को कैल्शियम ओरिएंटेड डाइट दें, विटामिन डी डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और उन्हीं आसनों का प्रयोग करें जो फॉरवर्ड बेंड में भी जाने के बाद आपको सपोर्ट दे। जैसे कि व्हील पे अगर आप जाते हैं बैक बेंडिंग में, तो ये क्या करेगी? नीचे से दबाव दे रही है आपके स्पाइन को ऊपर की तरफ, लिहाजा जो हार्निएटेड डिस्क है वो पीछे की तरफ जा रही है, आगे नहीं आ रही है। अगर वो आगे आएगी, ऐसा नहीं कि आपको बैकवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम है और फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है तो उसमें दर्द नहीं होता, तो प्रॉब्लम नहीं है। बैकवर्ड बेंडिंग वाले को कई सारे आसनों में फॉरवर्ड बेंडिंग भी मना कर दी जाती है कि फॉरवर्ड बेंडिंग भी मत कीजिए। बहुत हद तक तो सामने जैसे पाद हस्तासन लगाने को बिल्कुल मना कर दिया जाता है। भू नमन आसन लगाते हैं तो इट्स ओके, भू नमन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाद हस्तासन आसन जैसे लगाएंगे आप तो आपको दर्द होना तय है। लिहाजा आगे झुकने को मना कर दिया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो जितना हो सके सपोर्टिव से सिस्टम से आसन कीजिए बैक बेंडिंग के पूरे लक्ष्य में। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आहार का भी नियमन करें और जितना हो इसको अवॉइड कीजिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी दिखाने के लिए आसन मत कीजिए। जीवन में अगर आपने, देखिए मैं योग शास्त्र का भी सिद्धांत का जो सिद्धांत है दैट इज आल्सो देयर, बट देयर इज आल्सो समथिंग दैट इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू योगा फिलॉसफी। तो योग दर्शन क्या कहता है? कभी भी आप किसी के सामने कि ये देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो अगर किसी व्यक्ति की जो नजर का जो सिस्टम है ना वो जब लगना शुरू हो जाता है, लिहाजा आप ये मान लीजिए कि आपका मतलब नजर का मतलब नकारात्मक प्राण, नकारात्मक प्राण हर व्यक्ति के अंदर किसी भी क्षण आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। और यदि किसी व्यक्ति ने बहुत जोरों से देख दिया, अरे वो देखो, तो वो व्यक्ति प्रताड़ित होना तय है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जितने फिल्म के स्टार्स हैं, आप सभी स्टार्स को देखिए, किसी भी स्टार के जीवन में बहुत जितना स्टारडम रहता है वो थोड़े समय तक रहता है, उसके बाद वो ऐसे धूमिल हो जाते हैं जैसे उन्हें उनका कोई अंदाजा नहीं कि उसके पहले क्या चीज थे, क्या बड़ी हस्ती हुआ करते थे, और तुरंत धूमिल हो जाते हैं, तुरंत बर्बादी। क्यों? क्योंकि वो लोग स्टारडम के चक्कर में बहुत सारे, उनके ऊपर लोगों की नजरें बहुत होती हैं, अरे वो देखो क्या जबरदस्त चल रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ना तय है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। इसीलिए जो फिल्म स्टार्स है ना वो बहुत सारी चीजें प्राइवेट में करना पसंद करते हैं। उनको ये तो नहीं पता क्योंकि वहाँ फिल्मी ज्योतिष लोग बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी एक स्टार को बता दीजिए जो जिनकी मृत्यु सफलतापूर्वक हुई हो और जो बड़े तरीके से जा रहा हो, जिसका जीवन बिना कष्ट के गुजर रहा हो, हर व्यक्ति बुरी तरह प्रताड़ित है। जो थोड़ा बहुत फेमस होता है वो भी बेचारा बाद में उसको नजर ले जाती है। तो नकारात्मक प्राण ऊर्जा से बचिए। योग शास्त्र हमेशा से छुपी हुई विद्या का नाम था, हमेशा से।
कुछ लोगों ने इसको जनहित में बताया, लेकिन उस जनहित में जो चीज बताई उस चीज के इतर बाकी बहुत सारी चीजें दिखावे के लिए नहीं बताया। आजकल का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है योग में, जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस है, ये सब उसी आह का नाम है, और हर योगा टीचर इससे प्रताड़ित होता है। मैं इस बात का बड़ा विरोधी हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेट करे जिससे लोग कहें वाह। मोटिवेशन के लिए दैट इज इम्पोर्टेंट, बट टेक्निकल चीजों के लिए इतना ज्यादा नहीं कि रोज रोज वही किए जा रहे हैं, है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे योगी आपको दिख जाएंगे, मॉडर्न योगी, जो प्रतिदिन इस तरीके की चीजें करते हैं, बाद में प्रताड़ित होते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। और कोई प्रश्न है आपका किसी का? मुझे अपेक्षा है मैं आपके बातों को जस्टिफाई कर पाया। यस सर, वो समझ में आया। तो ये नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बच सकते हैं सर, अगर क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के लिए साधना बहुत जरूरी है। साधन जो है ना, जब आप अपने को साधना शुरू कर देंगी, अपनी साधना, देखिए हम लोग भी प्रतिदिन ऐसे डेली ज्यादा नहीं 100-125 लोगों से तो मैं मुखातिब होता ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के ऊपर नजर नहीं आती है, नजर आती है, सबके ऊपर आती है, लेकिन आपकी साधना आपकी रक्षा करती है। और साधना जो है ना, वो ये है कि आप अपने गुरु की साधना करें, आप अपने ईश्वर की साधना करें, आप अपने जो जिसकी भी साधना करते हैं, आप अपने योग की ही साधना करें। तो जब आप साधना करेंगे तो एक आवरा क्रिएट होगा, उस वो आवरा आपकी रक्षा करता रहेगा। लेकिन जब आप उस साधना से, देखिए ये आप मान लीजिए कि बैंक में पैसे जैसी बात है। बैंक में 1 लाख रुपए है, तो जब तक आप खर्च करते जाइए वो चलता रहेगा। वैसे ही ये योग का डेमोन्स्ट्रेशन है या योग का दिखावापन है। जब तक आपके पास साधना है आपके खाते में, खर्च कीजिए, जिस दिन खत्म होगा उस दिन दर्द आना तय है। तो ये पूरा पूरा सिस्टम है इसका। ठीक है, तो कोशिश थैंक कीजिए कि बैंक बैलेंस हमेशा प्लस में रहे आपका, जो योग का बैंक बैलेंस है वो प्लस। ये एक बात हो गई। सर, ये है कि आप वही कैल्शियम पे और ऑलरेडी विटामिन डी पे ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कैल्शियम विटामिन डी पे ध्यान दीजिए। अगर आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह ठीक हो जाता है बैक पेन, लेकिन ये जरूर है कि हद तक कम हो जाता है बस। और ये पता कीजिए कि कौन से हिस्से में परेशानी है, फिर आप मुझे बताइएगा कि L3 L4 पे, क्योंकि उन सबका एक अलग अलग नहीं आ रहा है, एमआरआई ही करवानी पड़ेगी। इसका मतलब एक्सरे तो बिल्कुल क्लियर है, एक्सरे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा हाँ, तो फिर टूटी नहीं होगी तो फिर MRI करा लीजिए, फिर पता लग जाएगा कि वो न्यूक्लियर प्रोपल्शंस है। कहाँ है। ओके सर, ओके। क्या हुआ थैंक मोनिका यू। जी? थैंक यू। 5 किलो वजन बढ़ा लिया तुमने? सर मेरे को बहुत ज्यादा अब तो परेशानी हो रही है। जब से मैंने देखा अभी 55 रह रहा था, लेकिन 1 महीने से मेरा पता नहीं क्या हुआ 60 हो गया, और कल 60 था, 60.5 हो गया है, और तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और सर मैं कुछ तो इतना खा भी नहीं रही हूँ, वजन एक्सरसाइज थोड़ी भी कर बढ़ता है, रही हूँ। खाने से वजन थोड़ी बढ़ता है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपना थायराइड चेक कराइए कि ये थायराइड बढ़ तो नहीं रही है। पता लगे कहीं अगर सर थायराइड। तो योगा करके फिर फायदा क्या है जब मेरा ऐसा नहीं थायराइड है, बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है मोनिका जी। योगा करके का नहीं, आसन करके फायदा क्या, ये कहिए। योग करके फायदा और नुकसान मत कहिए। आसन कर रही है ना आप, प्राणायाम भी कितने घंटे करती हैं आप, ये बताइए कितने दिन आपने सर मैं पता आपको, थायराइड बहुत था मेरा पहले, अभी मैंने 6 महीने कंट्रोल रखा, उसको अच्छे से किया, पर थायराइड? फिर से वही हो रहा है। तो आपने उज्जाई किया कि नहीं किया, ये बताइए। नहीं। आपने आसन किया, आपने जिस अंग को की, आप देखिए, आपको चाहिए था शारीरिक बल, और आपने सरस्वती माता की आराधना की। अब सरस्वती माता आपको विद्या देंगी ना, आपको बल तो देंगी नहीं। बल के लिए तो आपको बजरंग बली के पास जाना पड़ेगा। लिहाजा हम लोगों में इतने सारे भगवानों का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आप चीजों को समझ सके। सारी ताकतें एक ही हैं, लेकिन आप, अब जैसे आपने योग के ऊपर लांछन लगाया कि योग करने का क्या फायदा, योग करने का बहुत फायदा, लेकिन आसन करने का लिमिटेड फायदा। वो कौन से आसन करें उसका और लिमिटेड फायदा। समझ रहे? अब आप 500 राउंड सूर्य नमस्कार करें और बोले कि थायराइड ठीक हो जाएगा, तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो सर इसके लिए मुझे आप ये बता दीजिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या थायराइड डाइट लें? पता चले कि थायराइड में दिक्कत कौन से में है, क्या सर दिक्कत है। TSH वही बढ़ा था, वो भी 2 पॉइंट, ज्यादा नहीं है। TSH ऐसा हार्मोन है जो थायराइड का है ही नहीं, पहली चीज तो ये है। तो वो वही सर बढ़ा, थायराइड नहीं मेरा बढ़ा। इसका हार्मोन है, उस
उसको थोड़ा आराम दीजिए। ये हार्मोन है पिट्यूटरी का। अब पिट्यूटरी बेचारी जो है वो सेरिब्रम पिलुप्सी से बहुत परेशान है ना। सेरिब्रम और सेरिबेरम से बहुत हद तक इम्पैक्ट में आती है। और सेरिबेरम यानी कि जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क है, ये आंखों और कानों से बड़ा प्रभावी होता है। यानी कि जो आप देखते हैं, जो आप सूंघते हैं, जो आप सुनते हैं, यानी कि इंद्रियां, इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले कष्टों से मस्तिष्क परेशान होता है। और मस्तिष्क परेशान होता है तो पिट्यूटरी को परेशान करेगा। पिट्यूटरी को परेशान करेगा तो किसी को भी परेशान कर सकती है। कुछ लोगों की पीसीओडी हो जाती है और कुछ लोगों को थायराइड हो जाता है। लिहाजा तनाव लेना कम कीजिए। तनाव लेने से जीवन जो है वो प्रताड़ित होता रहा है सबका, और आपका भी हो रहा है। और आप जो है दोष दे रही हैं योग को। तो आपको आपको अब सिर्फ दोष नहीं, मतलब मुझे ये जानना है कि मैं क्या करूं, अभी इसको कम कैसे करूं। इम्पोर्टेंट करूं का मतलब ये है कि एक बार टीएसएच चेक कराओ, देखो कितना बड़ा है, पहले पता तो सर चले। अभी कराया था, सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ा, ज्यादा नहीं। अभी का मतलब 1 महीने पहले कराया था। कल कराया सर। भेजो मेरे को रिपोर्ट भेजो। देखो कल कराया था, बता नहीं रही है मेरा वजन। मेरा ही फिर टेस्ट। भी सर उससे इतना नहीं बढ़ना चाहिए ना, मतलब पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, मैं बहुत इतना बढ़ना परेशान। क्यों चाहिए? 1 पॉइंट हार्मोन का मतलब क्या है? इतना सा हार्मोन होता है, पॉइंट का क्या मतलब? अब पॉइंट वो भी कौन से में नापा, ये भी तो जरूरी है। बाद में MGDL लिखा हुआ है कि सिर्फ DL लिखा हुआ है? लिखा क्या है? या GDL लिखा हुआ है? G/DL। जो TSH है 0.2 जो बढ़ा हुआ है, या 2 पॉइंट जो बढ़ा हुआ है, उसके मापन का सिस्टम भी तो अलग है। अब डॉक्टर लाल पैथलैब MGDL में नापती है और थायरोकेयर MGDL में नहीं नापती है, वो किसी अन्य उसका मापन। अब मानिए मैं आपको बोलूं कि आपको मैं 2000 ग्राम चावल दे रहा हूँ, ठीक है? तो 2000 ग्राम, तो आपको लोगों को तो लगेगा सर ने 2000 ग्राम दे दिया। और अगर मैं इसी को बोलूं अपने दूसरे मापन में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने आपको 2 किलो चावल दिया है कि नहीं? 2 पॉइंट, अब बात एक ही है, लेकिन 2 पॉइंट बस 2 किलो और 2000 ग्राम, और इसको और मिलीग्राम में कर दूं तो 20,000 मिलीग्राम मैंने आपको चावल दे दिया। तो ऐसे तो फिर बढ़ते जाऊंगा, है ना? फिर तो डेका ग्राम तक पहुंचूंगा, कहाँ बहुत बात पहुंच जाएगी, एंगस्ट्राम तक में तो हालत ही खराब हो जाएगी, है कि नहीं? तो पॉइंट्स पे मत जाइए। ये देखिए, आप रिपोर्ट मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ, टैकल कर लेंगे। 4-5 किलो वजन बढ़ना घटाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। महीने भर में बढ़ा है तो महीने भर में घट भी जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत आभार। क्या कह रहे हो राहुल जी? हरिओम सर। बताइए। सर मेरा जैसे ये क्वेश्चन था कि लोगों को जब बैक इशू होता है तो काफी लंबे समय तक सर रहता है ये लोअर बैक में, सालों सालों तक रहता है सर। रहेगा रहेगा इसका क्या कारण है सर? रहेगा, क्योंकि जो जिसके बैक में पेन होती है वो बैक का केयर नहीं कर पाता है। वो ये जान तो जाता है कि उसको बैक पेन है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि इसको ठीक कैसे करें, है ना? और पेन है तो कौन से हिस्से में? क्योंकि उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका चलना, ये चारों जीवन की नैसर्गिक प्रक्रिया है। और इन चारों नैसर्गिक प्रक्रियाओं के चक्कर में आदमी परेशान होता है। जैसे चल रहा है, अगर वो एड़ियों पे पैर रख के चल रहा है, मतलब एड़ी पे उसका वजन ज्यादा है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ तक क्रिएट करता है प्रेशर। लिहाजा उसमें हर्निएटेड डिस्क होने की संभावना ज्यादा है। सो रहा है, सोने के दौरान गद्दा उसका इतना मोटा है कि स्पाइन जो है वो एस शेप नहीं बना पा रही है, वो कोई और शेप बना रही है, तो भी दिक्कत होगी। उठ रहा है तो आगे की तरफ झुक के उठ रहा है, तो मला भी फक्त 10 मिनिटं द्या, 10 मिनिटानंतर हे करा। हाँ, तो 10 मिनट यानी 10 मिनट रुक के फिर फोन करते हैं। ये किसी से फोन पे बात कर रही थी पायल जी, तो मराठी में। हाँ, बहरहाल, तो मैं बता रहा था राहुल जी कि जब आप चल रहे हैं, जब आप उठ रहे हैं, जब आप बैठ रहे हैं, तो इन सारी कंडीशन में ना आपको समझना है कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, जब आप जान जाते हैं कि आपको बैक पेन है, तो फिर आप उस हिसाब से पंजे पे चलना शुरू कर देते हैं। हार्ड सरफेस आप लेना शुरू कर देते हैं, जमीन पे या चौकी पे सोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर जब सामने डायरेक्ट नहीं उठते हैं, और डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा नहीं उठते हैं, सीधा सीधा नहीं सोते हैं, साइड करवट लेके उठना और करवट लेके सोना, ये सब जीवन की प्रक्रिया है। और कैल्शियम जितना हो सके शरीर में भरने की कोशिश। विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल किस महिला को नहीं है, किस पुरुष को नहीं है? सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। धूप में कोई जा ही नहीं रहा है, और जा नहीं रहा है तो सूरज देवता तो सुबह आते हैं, ठीक है, 5:30-6 बजे आ जाते हैं, अपना विटामिन डी फेंक देते हैं। जो जिसको लेना होता है वो ले लेता है, जो लोग सो रहे होते हैं वो सोते रह जाते हैं। गोरे होके क्या करोगे ये बताओ? गोरे हो जाओगे तो गोरों को तो भगा दिया ना हमने यहाँ से, तो गोरों का तो कोई उपयोग ही नहीं है। काले बनो, लेकिन विटामिन डी की कमी होगी तो 100 रोग होंगे, है कि नहीं? तो विटामिन डी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सूरज देवता से डेली मुलाकात कीजिए, दर्द कम हो जाएगा। कुछ आसन कीजिए, धीरे धीरे भुजंगासन, ये जो मैंने आसन बनाए हैं, इन्हीं आसनों का कुछ एक प्रक्रम निर्धारित कीजिए, आराम से अभ्यास कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
और सर ये देखा गया कि सर जब कपालभाति करते तो लोगों को L4 L5 में दिक्कत पहले से है तो ऑलरेडी बढ़ जाती है वो। L4 L5 में क्यों? क्योंकि जब आप अभ्यास अच्छे से नहीं करेंगे, अब देखो जैसे मानो अभी कोई लिखा मेरे को कि सर मेरे गर्दन में पेन होता है, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो लंबर में है, लोअर कमर में, वो तो चलो एक हिस्सा है। गर्दन वालों का क्या है? अब गर्दन में ये हो गया कि माइक्रो एक्सरसाइज ऐसे कराई जाती है। अब शरीर में वजन इतना हो गया कि यहाँ पे गले के ऊपर इन्होंने वजन, वो मांस जो है वो क्रिएट कर लिया बहुत ज्यादा। अब गर्दन उठाई जा नहीं रही है, थर्ड चिन आ चुकी है एक्स्ट्रा, लिहाजा गर्दन न ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है। अब ऊपर नीचे जा नहीं रही है। तकिया जो है, किसी को सरसों का तकिया बनाना आता नहीं है, यानी सरसों के बीज रख के जो तकिया बनाई जाती है जिसके कारण से गर्दन में दर्द नहीं होता है, वो किसी को आता नहीं। सबको चाहिए 5,000 रुपए वाली जो फोम वाली आती है, पता नहीं कौन कौन सा सिलिका फोम और फलाने फोम, वो फोम वाली तकिया चाहिए। जितना बढ़िया तकिया उतना बेटर, और वही दर्द क्रिएट करती है। बिना तकिया के कोई सो नहीं सकता। दीवार पे सबको जो है पैर सामने रख के और दीवार पे ऐसे सहारा लेके पीठ को बाहर की तरफ हंच निकाल के और बैठने की आदत है, फोन चलाने की आदत है। वॉशरूम में जाएंगे तो पहले था हिंदी टॉयलेट, अब है अंग्रेजी टॉयलेट। हिंदी टॉयलेट में आप आगे झुक ही नहीं सकते, आप सीधा ही बैठेंगे, और अंग्रेजी जो टॉयलेट है उसमें सीधा बैठ ही नहीं सकते, आगे झुकेंगे। तो जब आप आगे झुकेंगे तो फिर वहां पे पेन होना तय है। तो ये सब जीवन जनित रोग है। बैक बेंडिंग को तो मैं बहुत हद तक जीवन जनित रोग मानता हूँ। जिन लोगों का जिनके कमर में दर्द है, और जिनके कमर में दर्द है उसका एक और कारण है कि उनका आहार नियमन ठीक नहीं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या कह रही है पायल जी? सर मैं कम से कम 1 साल से योगा ले रही हूँ, ठीक है, योगा क्लासेस मेरे चल रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया, लेकिन अभी 2-3 महीने से मुझे हेल्थ प्रॉब्लम अचानक से बढ़ गए। 2 महीने से एसिडिक मतलब इतना ज्यादा हुआ कि बॉडी पर पूरे लाल धब्बे जमा हो गए, और पूरा मतलब 15 दिन तक मेरा ये चला। 15 दिन योगा परफेक्ट है, खाना पीना परफेक्ट है, नींद मेरी हो रही है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम मुझे हुआ। और मैंने दवाई ली, उसका भी उल्टा असर हुआ है। अभी तक मेरा पूरा बॉडी क्योर नहीं हुआ है। कुछ भी खाती हूँ, अगर कुछ अलग खाती हूँ तो इमीडिएटली ऐसे मतलब ये हो जाता है, रेडनेस आ जाता है, और ऐसे धब्बे हो जाता है लाल लाल। खून का नाम सुना है आपने? ब्लड का, क्या? ब्लड जो होता है, ब्लड को जानती है? ब्लड को, हाँ हाँ हाँ। उसमें एक चीज होती है पीसीवी, इसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीवी, वी फॉर वैन। ओके। उसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। हाँ पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे एक प्लास्टिक है, उस हाँ प्लास्टिक में 1 किलो लोहा रख के ले जाते हैं, ठीक है, वो छोटी सी हाँ वो चल रहा है बड़े ताकतवर तरीके से, और उस लोहे हाँ। को, अगर आप उस प्लास्टिक को किसी को खींच के मारेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। अब उसी प्लास्टिक में आप 1 किलो रुई रख लीजिए, ठीक है, तो उसका एरिया बड़ा हो गया, बहुत सारा वो प्लास्टिक पूरी तरह फैल जाएगी, और जब आप उससे किसी को खींच के मारेंगी तो असर भी नहीं होगा। आपकी खून के साथ यही कंडीशन है। कोशिकाओं में जो रक्त, मतलब आपके शरीर में जो रक्त बह रहा है, उस रक्त में उतनी ऊर्जा, उतनी ताकत का मतलब उतना जो खाद्य पदार्थ होता है, उतना जो मिनरल होता है, जो रक्त के मूल अवयव हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं। अब वो क्वालिटी ठीक नहीं है, लिहाजा समस्त शरीर में वो जाएगी, और जैसे ही आप कुछ खाएंगे, क्योंकि मानिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पिछले दिनों कक्षा में कि गंगा जल, एक कटोरी गंगा जल को अगर आप 1 बाल्टी नाली के पानी में डाल देती है ना, तो वो गंगा जल नहीं, नाली का पानी बन जाएगा। और नाली के पानी में से 1 ढक्कन नाली का पानी 1 बाल्टी गंगा जल में डाल देती हैं आप, तो वो गंगा जल अगेन गंदा हो जाएगा। होना गंगा जल को ही गंदा है, समझ रही हैं आप? तो ये कंडीशन खून के साथ होती है। खून जो है, आप डे बाय डे अपने ब्लड का ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा ले लिया जो एक बार गंदगी क्रिएट कर दिया, लिहाजा वो 120 दिन या 240 दिन तक आपको प्रताड़ित करता रहेगा। 240। अब इसे ठीक कैसे करें? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आप अपने रक्त की पूर्ण जांच कराएं, लिवर की पूर्ण जांच कराइए, क्योंकि लिवर भी कई बार एक्स्ट्रा टॉक्सिक भेज देता है शरीर में। लिवर के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनके चक्कर में टॉक्सिक का बढ़ना तय है। अगर वो टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी तो आपके शरीर में
लिहाजा आप अपने LFT को यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए और साथ में KFT भी करा लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, साथ में CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट भी कर लीजिए। जब आप इन 3 टेस्ट से होके गुजर जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके सामने PCV में दिक्कत आएगी, है ना, MCHC में बहुत दिक्कत आएगी, MCVs में बहुत दिक्कत आएगी। ये ब्लड टेस्ट के दौरान आपको कुछ आउटकम निकल के मिलेगा, ठीक है। और जब आप इन आउटकम को रीड करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि सारा खेल जो है ये ब्लड से संबंधित है। आसन ठीक कर रही है वो बहुत अच्छी बात है, वो बाद की चीज है, समझिए, वो एक थर्ड हिस्सा है। जैसे मानिए आपको हवाई जहाज में बैठ के उड़ान भरनी है तो उड़ान भरने में दिक्कत नहीं है। उड़ान भरने के लिए आपको पहले घर से निकलना होगा, ठीक है, कुछ कदम पैदल चलना होगा, उसके बाद आप गाड़ी लेंगी या मेट्रो लेंगी, आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, तब जाके हवाई जहाज में बैठेंगे। और हवाई जहाज भी जगह से नहीं उड़ेगा, वो भी पहले रनवे तक जाएगा और फिर उड़ान भरेगा। योग ऐसा शास्त्र है। आप योग के उड़ने वाले हिस्से में दिक्कत के बता रही हैं। उड़ने वाला सिस्टम ठीक है, लेकिन आपके घर से निकलने वाला यानी कि डे बाय डे जो खा रही हैं आप वो, उसके बाद ब्लड में इन्फेक्शन यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसमें कोई दिक्कत है ना, तो उन सारी चीजों को ठीक कीजिए। योग तो ठीक उड़ रहा है, और ऐसा नहीं है आपके साथ उड़ रहा है, वो पूरी दुनिया को लेके उड़ रहा है, बढ़िया चल रहा है सबका, लेकिन आपके साथ दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आपने उसका प्रारूप नहीं समझा। और गंदगी, मैंने आपको बताया ना कि गंदगी में अच्छाई मिलाएंगी तो अच्छाई गंदी हो जाएगी, और अच्छाई में बूंद भर गंदगी मिलाएंगी तो अगेन वो गंदी हो जाएगी। तो अच्छाई का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। तो वो उसको केयर ज्यादा चाहिए होता है। छोटा सा जो बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा, उसको प्यार समझ में नहीं आता, उसको दुलार समझ में नहीं आता। जो अभी 2-3 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ है, उसको केयर समझ में नहीं आती, लेकिन उसको चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो खून ऐसे ही है, खून का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बाकी का सही ट्रैक पे चला देंगे तो चल निकलेगा। लेकिन अगर आपने, जैसा मैं आपको देख पा रहा हूँ, जो बिंदु है आपके यहाँ पे कुछ पिंपल्स हाँ, वो भी है। हाँ, मैं समझ गया वो। तो आप अपने ब्लड को टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट में आपको पता लग जाएगा। पीरियड्स से संबंधित भी परेशानी यानी तय है, आप गारंटेड लिखवा लीजिए। आप एक बार ब्लड टेस्ट कराइए, फिर आप जान जाएंगे कि मैं क्या मैंने किया है सर, मैं आपको भेज देती हूँ। भेजिए, मुझे भेजिए। ठीक अभी है। आप मुझे भेजिए। सर ऐसे इसमें वो जलों का जो रहता है उसका भी यूज करते हैं ना आयुर्वेदा का? क्या कह रही है स्मिता जी? जलों का जो मराठी में उसको जल बोलते हैं, देखो एनिमल जैसा रहता है, मतलब एंड के जैसे रहता है, उससे ब्लड सक करवाते हैं। ऐसा ना, देखिए, साफी हो गई, जलबर हो गया, ये सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन वो तब काम करेगी जब पता तो चले कि चीज खराब क्या हुई है। ऐसे ही हवा में तो नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए रिपोर्ट बहुत जरूरी है। आप हाँ किसी नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो सबसे पहले रिपोर्ट एनालिसिस करेगा, फिर ही आपको कुछ बताएगा। करने को तो हवा में तो कुछ भी किया जा सकता है। और योग वाले लोग पीछे क्यों हैं इतना? क्योंकि वो लोग हवा में ही सारी चीजें करते हैं। वो सुन के एक्सपर्ट हो जाते हैं, अच्छा ये ऐसा ऐसा है क्या, अच्छा ये करो ठीक है। नहीं, पहले आपको मेरे पता है वो साथ करना है। देखिए, मेरे आपको पता है साथ करना है, वही है करना, हमें भी वही है, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक बार पता चल जाए कि है क्या, इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी है। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती हैं किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, और आपको भी। मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने आपको नहीं पूछा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यही काम करेगा, लेकिन एक बार रिजल्ट पता चल जाए। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का आज की। और सर आपने मतलब बहुत बार आप बोलते हो कि आपकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, आपकी वो वाचन जो है उसको आप एनर्जेटिक करना चाहिए, लेकिन वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिएगा सर उसके लिए। प्राण ऊर्जा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका प्राणायाम है। प्राणायाम आप प्रतिदिन कीजिए, खुले वायु में श्वास लीजिए, जितना हो सके उधर प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, चेहरे पे चमक आएगी, शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, दैट्स ऑल। जितना हो सके कम बोलिए, जितना हो सके अपने इंद्रियों का प्रयोग कम कीजिए, तो भी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें भी प्राण ऊर्जा बढ़ाती है। वाग ऊर्जा बढ़ानी है तो कम बोलना है। स्रोत ऊर्जा, नयन गांधारी को सुना आपने? गांधारी ब्लाइंड फोल्ड योगा करती थी, जीवन भर उसने आंख को बंद रखा बेचारे ने, और एक बार ही देखा दुर्योधन को तो सारी ऊर्जा दे दी और ताकतवर हो गया दुर्योधन, है कि नहीं है। तो आप आंखों की ऊर्जा भी बना सकते हैं, कानों को भी बचा सकते हैं। तो ऊर्जा का तो विनियमन, शरीर के टोटल 9 महत्वपूर्ण द्वार बताए गए हैं गीता में, तो 9 द्वारों का कंट्रोल जो जान जाए, उन द्वारों के कंट्रोल के माध्यम से आप अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, वो बड़ा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सर चलिए। मेरे साथ, सर एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ हाँ सर? हाँ हाँ, पूछिए ना, प्लीज पूछिए। सर मैं जब भी मतलब हार्ड सरफेस पे स्टार्टिंग, मतलब जब से मैं मैरिड, मतलब शादी हुई उसके बाद से मैं हार्ड सरफेस पे सोती थी, तो मुझे
प्रॉब्लम मतलब बैक पेन होता ही था, तो ये मतलब इसी कारण से अभी बढ़ता गया और मेरे को ध्यान नहीं रहा या किस तरह से। शरीर की तो हार्ट खासियत ये है, महिलाओं के या पुरुषों के शरीर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे मानिए आपके घर की टीवी है, तो टीवी अगर खराब होगी ना, तो वो ऐसा नहीं कि वो इंतजार करेगी, वो खराब होगी अभी तो तुरंत बोल देगी, वो काम छोड़ देगी, हट मैं नहीं कर रही काम, अब जाओ। तो आपको तुरंत दिखाना पड़ेगा। शरीर बेचारी हम लोगों की इतनी शानदार है, वो कई सारे वो देती है, सिग्नल देती है, अरे मैं खराब हो रही हूँ, अरे थोड़ा ध्यान दे लो, अरे थोड़ा फोकस कर लो। है, लोगों को लगता है कि अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, थोड़ा दर्द हुआ थोड़ा दर्द हुआ थोड़ा दर्द हुआ, कोई फोकस नहीं करता। ऐसा ही यही चीज है जो व्यक्ति को प्रताड़ित कर देती है, परेशान कर देती है। लिहाजा व्यक्ति बाद में, अगर आप शुरुआत में फोकस कर लेती, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो तुरंत उसके पीछे जाइए कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। बतौर योग शिक्षक आप लोगों को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। तो हार्ड सरफेस पे सोना भी मतलब कई लोगों को, मतलब मेरे लिए तो शुरू से मतलब वही रहा कि मैं सो ही नहीं सकती हूँ हार्ड सरफेस पे, जैसे भी सोऊंगी ना तो देखिए तो ऐसा सुबह ना, उठने से ही मतलब बैक स्टिफ हो जाती है, मतलब बैक एकदम स्टिफ हो जाएगा, चला भी नहीं जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग बचपन से ऐसे ऐसे नहीं रहे हैं, जो लोग बचपन से मोटे गद्दे में रहे हैं, उस व्यक्ति को अगर आप उसमें रख देंगी हार्ड सरफेस पे, तो उसे तो दर्द होगा ही होगा ना। लेकिन ये है कि यदि आप, हार्ड सरफेस इज अ गुड कंडीशन, नॉट लिटरली, मतलब तुरंत तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो आज 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन दर्द होगा, लेकिन 21वें दिन से दर्द नहीं होगा, तो फिर परमानेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप एक बात समझिए, हारमोनियम बजाने को हर आदमी बजा सकता है उल्टा सीधा, लेकिन जब वो सीखने जाता है ना, तो पहले टीचर उसको बोलता है कि जो जानते थे उसको भूल जाओ। फिर मैं बताता हूँ, वो सारे गामा की बटन को हर आदमी जानता है, सा 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 सा, लेकिन जो टीचर है ना, उसी का अभ्यास 50 बार कराएगा कि गाओ यही। आदमी सोचता है, आपने वो फिल्म देखी अक्षय कुमार वाली जिसमें उसको कुंग फू सिखाया जाता है, तो वो जाके वो बोलता है ये क्या मेरे से डेली रोटी बेलने वाली मशीन बना रखा है मुझे, चांदनी चौक टू चाइना फिल्म आई थी उसमें। वो उसमें यही बताता है कि आप अपने आप को, जो कंडीशन आपके लिए लिटरल नहीं है, वो बाद में लिटरल हो जाएगी। दैट इज मोर इन्फ्लुएंसिव एंड इम्पोर्टेंट, बट राइट नाउ यू आर फेसिंग पेन, दैट इज आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है स्पाइन जो है वो प्रॉपर एक्टिव ना हो सकता है शरीर में कोई और परेशानी हो, या इस तरीके की परेशानी, बहुत सारी चीजें हैं तो जिसके कारण से ये दर्द संभव है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर अगर स्पाइन ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी बहुत कमजोर स्थिति भी है, तो भी चलेगा। थोड़ा बहुत अगर स्पाइन मतलब गद्देदार जगह पे सोते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। अब कुछ लोग बिल्कुल इतने मोटे मोटे गद्दे पे सोते हैं, मैं तो ऐसे ऐसे गद्दे कॉटन कॉटन ही मैट्रेस यूज करती हूँ, हमेशा कॉटन मैट्रेस ही यूज किया है। हार्ड पे तो सो तो ज्यादा बेटर है। कुछ लोग का ऐसा गद्दा होता है कि कूद बैठो तो वो 2 हाथ अंदर घुस जाओ। ऐसे लोगों को तो दर्द होना ही होना है ना। उसमें तो और पेन हो जाता है, अगर वो गद्दों पे सो जाएंगे तो और पेन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जी वो पे उस पे भी नहीं सोया जाता है, मतलब जी ऑलवेज वो कॉटन मैट्रेस ही होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं उठ ही नहीं सकती हूँ सुबह, मतलब उठूंगी तो पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जी। ये प्रॉब्लम रहता है। चलिए, बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा को भी यहीं समाप्त करते हैं, है ना।